अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप सब जानते हैं माय नेम इज सैयद तालिब हुसैन जाफरी एंड आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। हम जानते हैं कि हमने फिजिक्स क्लास 9 के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है बेसिकली, जिसके हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके थे। सॉरी, 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। इसका चौथा पार्ट है हमारे पास, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हम जानते हैं कि न्यूटन्स एक क्लासिकल फिजिक्स का फाउंडर थे, जिन्होंने हमें बेसिकली मैकेनिक्स के बारे में कुछ लॉज पेश किए, प्रपोज किए और बताया कि हाउ थिंग्स आर बिहेव इन अ मैकेनिकल वे। क्या किस चीज़ कोई चीज़ किस तरह बिहेव करती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो रखा हुआ है किसी जगह पे, तो वो कब तक रखा रहेगा? सही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में, तो वो कब तक मूविंग कंडीशन में रहेगी, ये बात आती है। तो इन तमाम चीज़ों के बिहेवियर को पढ़ने के लिए हमारे पास जो न्यूटन्स थे, उन्होंने अपने 3 लॉ प्रपोज किए, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि बेसिकली मैकेनिक्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम बताते हैं कि न्यूटन्स के लॉ में हम किन चीज़ों को फॉलो करेंगे। पहली चीज़ होगी, हमारे पास जो मेन एजेंट होगा वो होगी हमारे पास फोर्स। क्या होगी? फोर्स। तो फोर्स वो एक्टिंग एजेंट है जो कि न्यूटन्स के तीनों लॉज में अप्लाई होगी। हम जानते हैं हमारा यहाँ मेन कॉन्सेप्ट थ्योरी उतारना नहीं है, बल्कि थ्योरी जो गिवन की थी, प्रपोज की थी न्यूटन ने, उसको उसकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझना है। सही है। अब हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के 3 लॉ थे हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टडी करेंगे पहले। सही है। अच्छा, प्रपोज सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। हम जानते हैं लॉ जब भी पेश करते हैं तो 3-4 स्टेप होते हैं हमारे पास। पहले उसका इंट्रोडक्शन आता है, देन उसकी स्टेटमेंट आती है, देन उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म आती है, देन कंक्लूजन आता है। क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकली इक्वेशन नहीं है, तो हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और स्टेटमेंट को किसी न किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के थ्रू प्रूव करेंगे। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसा हम जानते हैं कि स्टेट में इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन अगर हम इसका पढ़ें तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट मोर इम्पोर्टेंट थिंग की क्या होगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये जानते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम बताएंगे कि लॉ किसने प्रपोज किया। तो ऑब्वियसली सर आइजैक न्यूटन ने इस लॉ को प्रपोज किया था। सर आइजैक न्यूटन ने इसको प्रपोज किया था और हमें बताया था कि आपके पास कोई भी चीज किस तरह बिहेव करती है अप्लाइंग ऑफ फोर्स, ऑन अप्लाइंग ऑफ फोर्स। अब बस उसी बात चलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद इसके स्टेटमेंट पे। अच्छा जी, सेकेंड स्टेप था इसका स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, वो यूं आपके पास किसी पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, वो कब तक मूव नहीं करेगा या वो कब तक रखा रहेगा उस पर्टिकुलर जगह पे? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, या कोई बॉडी है आपके पास, वो मूविंग कंडीशन में है, तो वो कब तक मूविंग कंडीशन में रहेगी, ये भी आपका बताना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन ने कहा था अ बॉडी इन मोशन remains in motion, a body at rest remains at rest unless it is acted upon by any external force, unless
इट इज एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये तो थी आपकी सिंपल अंग्रेजी। अब इसको कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्या थी भाई? न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, तब तक जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई ना कोई फोर्स एक्ट ना करे या उस पर लगे ना। इसकी मिसाल है, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक टेबल थी, अब टेबल मुझसे सही नहीं बनाई जाएगी, मैं आपको सिंपल बना के दिखा रहा हूं। बस ये टेबल थी हमारे पास, इसके ऊपर अगर मेरे पास एक गिलास रखा हुआ था, तो ये जब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दे। अगर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन और अगर यहां से भी 10 न्यूटन, तब भी बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट की कंडीशन में रहेगी। हम जानते हैं नेट फोर्स वो फोर्स होती है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, नेट फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में मदद करती है। तो यहाँ तो नेट फोर्स 0 हो गई, बट यहाँ पे हम बात ये नहीं कर रहे कि नेट फोर्स 0 हो गई, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई फोर्स ना भी लगे तब भी एक इसमें रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। क्योंकि न्यूटन ने कहा था किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, और एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं आएगी हम इस बॉडी को मूव नहीं कर सकते, ये अपनी वही पोजीशन पर रहेगी। इसी तरह अगर कोई बॉल है, अगर एक बॉलर बॉल कराता है, तो वो कब तक, जैसे सपोज बॉलर ने यहां से बॉल फेंकी, बॉल सीधी जाएगी एंड देन यहां से यूं मुड़ गई, तो कहने से मुराद क्या है? क्या ये बॉल रुक सकती है? हाँ रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी। बट अगर हम आइडियल कंडीशन ले, आइसोलेटेड सिस्टम ले, तो वहां पे कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो नहीं रुक सकती, वो मोशन की कंडीशन में रहेगी। क्यों? क्योंकि सर न्यूटन ने कहा था a body in motion remains in motion unless it is acted upon by any external force। तो अब दिमाग में ये बात आती है कि अगर आप, न्यूटन ने कहा था कि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, सही है, मान लिया, लेकिन फिर बॉल या कोई भी मूविंग बॉडी रुकती क्यों है? वो इसलिए रुकती है क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाती है। इस केस में क्या होगा? जो आपके पास रेजिस्टेंस होगी उस सरफेस की जहां से वो बॉडी मूव हो रही होगी, रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी को स्टॉप करने का काम करती है, एंड रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो दैट इज व्हाई यहां पे हमारे पास जो दो कंडीशन थी, यहाँ पे रेस्ट की और यहाँ पे मोशन की, कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि जब तक इस पे कोई फोर्स न लगा दी जाए। अब जरूरी नहीं, यहाँ पे गिलास, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि रेस्ट कंडीशन में है, उसको मूव करवाने के लिए आपको कोई फोर्स रिक्वायर्ड होगी, और जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी स्टैंड स्टिल कंडीशन पे रहेगी। सिमिलरली अ बॉडी इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अगर उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, सही है। तो सिंपल इसकी जो स्टेटमेंट थी वो आपको समझाई मैंने, वो क्या थी? वो ये थी, अ बॉडी इन मोशन कंडीशन remains in motion, or a body at rest remains at rest unless it is acted upon by any external force। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आपको हम लोग ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं
पहली स्टेटमेंट, पहली एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? अ कप प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ टेबल, टेबल के ऊपर वो रेस्ट कर रहा है तो वो रेस्ट करता रहेगा तब तक उस पर कोई फोर्स लगा है। और अ बॉलर थ्रो द बॉल, तो ये रेस्ट के रिस्पेक्ट से आ गई आपके पास एग्जांपल, और ये मोशन के रिस्पेक्ट से आपके पास एग्जांपल आ गए समझने के लिए। तो आई होप कि अब आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ले चुके होंगे। मैं यहाँ पे साइड पे हो जाता हूँ, आप प्लीज इसको नोट कर लें या वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम जानते हैं कि क्योंकि हमारी बुक चेंज हुई है और काफ़ी अच्छी बुक्स जो हैं वो इस बार आई है सिंध बोर्ड की तरफ से, तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि अब ऐसा नहीं होने वाला कि जो कॉन्सेप्ट आप 9th क्लास में पिछले जिस साल के जितने बच्चे थे वो रट्टे मारे चले आते थे, तो अब काफ़ी अच्छी खासी मुश्किल पेश आने वाली है उनको जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी मैंने आपको बात बताई थी कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? फोर्स, और उसके वजह से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स के बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं न्यूटन के लॉ में। बेसिकली मैकेनिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, क्योंकि हम फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी आपके पास पहला पॉइंट क्या आएगा? इंट्रोडक्शन आएगा। और इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं, हम लोग से वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट साहब का क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं जिन्होंने ये लॉ को प्रपोज किया होता है। एंड सब जानते हैं, नाम से पता लगता है, तो इसको किसने प्रेजेंट किया होगा? प्रपोज बाय सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। एक और बात बता दूं कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इज टोटली रिलेटेड टू सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स। इट बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ मोशन। कहते हैं कि आदि फिजिक्स इन तीनों लॉ से खत्म हो जाती है, इन तीनों लॉ पर डिपेंड करती है। अच्छा चलते हैं सेकंड लॉ पे। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सर आइजैक न्यूटन ने प्रपोज किया था। सेकंड हमारे पास होती है स्टेटमेंट। क्या होती है भाई? स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट की बात जहां तक आती है हमारे पास, तो हम जानते हैं, अब हमने ये फैक्ट पढ़ लिया था फर्स्ट लॉ में कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ तो वो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर फोर्स लगाओगे तो वो रुक जाती है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके फाइन, हमने फोर्स का एक इफेक्ट पढ़ लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। अब हम फोर्स का सेकेंड इफेक्ट पढ़ेंगे। सही है, आपको मैं एक डायग्राम से समझाना चाहता हूं कि अगर मेरे पास एक गाड़ी है और हम जानते हैं कि गाड़ी जो होती है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करती है, तो अगर वो गाड़ी मूव करते 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 यहां आ गई, सही है, आ गई। अब हम जानते हैं गाड़ी के अंदर जो इंजन होता है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है उस बॉडी को, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके इजीली। तो अगर यहां पर किसी पर्टिकुलर फोर्स से आपके पास गाड़ी पे फोर्स लग रही है, वो हम नहीं जानते कितनी लग रही है, तो हम जानते हैं उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी वी, हम उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते थे वी। और हम जानते हैं कि कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करने पे आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होके एट पर्टिकुलर पॉइंट वी हो जाती है, तो हम बोल देंगे कि आपके पास फोर्स की वजह से उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई।
अब हम ये भी जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, जिसे हम बोल देंगे टाइम इज इक्वल टू टी। तो ये बेसिक कंसीडरेशन थी हमारे पास, सही है। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg ले लें, और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास आप फिर 5 kg ले लें, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और एक पर्टिकुलर सरफेस पे रखे हुए हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं यहां से 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं और इस जगह से मैं 100 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी? सब बोलेंगे इस बॉडी की, जो कि एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि जिस बॉडी पे फोर्स ज्यादा लगेगी उस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी। और हम जानते हैं जब भी वेलोसिटी चेंज होती है वहां पे हमारे पास उस बॉडी के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है एक्सीलरेशन। व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देन द एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। तो हम जानते हैं यहाँ पे फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, यहाँ फोर्स कम है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी क्या होगा भाई? कम होगा। तो न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन की स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले हमने एग्जांपल ली कि आपके पास जिस बॉडी में फोर्स ज्यादा लगेगी उस बॉडी का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी, और वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स कम लगेगी उसमें एक्सीलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उस बॉडी में फोर्स कम लगेगी। तो पता चला कि स्टेटमेंट बनी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to acceleration. Force is directly proportional to acceleration where mass is constant. Where mass is constant. Obviously हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उस बॉडी का मास चेंज थोड़ी होगा, मास तो वही रहेगा कांस्टेंट। तो वहां पे मास क्या होता है भाई? कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। यहाँ पे एक वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, किसी भी चीज का चेंज चेक करें, फोर्स को छोड़ के हम जनरल बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, तो पता चलेगा हमें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप किसी बॉडी पे जितनी फोर्स लगा रहे हैं या कितना चेंज कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे किसका रिलेशन चेक कर रहे हैं हम लोग? फोर्स और एक्सीलरेशन का। अगर मैंने फोर्स 10 लगाई थी तो आपके पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे फोर्स को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे उल्टी एग्जांपल मैं लेके चलूँ तो यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन में, कि यहाँ पे मेरे पास 100 न्यूटन फोर्स थी तो मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा इस फोर्स के हिसाब से। अगर मैं इसको 10 टाइम्स कम कर दिया तो आपका एक्सीलरेशन भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मतलब है किसी बॉडी पे डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है किसी चीज को जितना इंक्रीज करो या डिक्रीज करो वो चीज दूसरी चीज ऑल्टरनेटली उसकी इफेक्ट की वजह से उतनी ही डिक्रीज और उतनी ही इंक्रीज हो जाए। सही है। अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकली इक्वेशन की फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म, ओके जी। मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, सॉरी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के। हम जानते हैं फिजिक्स में जब भी डेरिवेशन करते हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो क्या आता है? एक इज इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या था? वेयर मास इज कांस्टेंट। तो मास का हम एम से नोट करते हैं, एम और ए। तो हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल आपकी डायग्राम के साथ बनी हुई है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट लॉ की तरफ, जो कि है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा भाई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना बहुत अच्छा है।
डेली लाइफ से हम उसको काफी रिलेट कर सकते हैं, समझने के लिए रिलेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना। अब अगर मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊं तो इंट्रोडक्शन आप सब जानते हैं, इंट्रोडक्शन मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन फिर मैं हेडिंग वाइज चल रहा हूँ, पैटर्न वाइज वो लिखना पड़ेगा। तो भाई किसने प्रपोज किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। proposed by सर आइजैक न्यूटन। नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इन्हें, कैलकुलस के फाउंडर भी हैं, बेतहाशा इनकी एडिशंस हैं साइंस में। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, द मेन पार्ट इज द स्टेटमेंट। ओके, वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द लॉ स्टेटमेंट। ऑब्वियसली किससे डील कर रहे हैं? फोर्स से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फोर्स ही होगी, सही है। तो क्या कहा था? इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए डेली लाइफ से आता है। अगर मैं बात करूं कि दो दोस्त हैं आपस में, दो दोस्त क्या हैं? दो रिश्तेदार हैं आपस में, तो उनकी आपस में बहुत अच्छी तरह बातचीत है, दोस्ती है, सब कुछ है। अब नॉर्मली हम जानते हैं कि जब दो लोगों के दरमियान दोस्ती होती है तो तीसरे को बोलते हैं कि दोस्ती क्यों है भाई, जो कि हमारी टिपिकल वेस्टर्न क्या है, मेंटालिटी है, सॉरी टू से। तो अगर दो लोग हैं, दो आपस में अच्छी तरह क्या करते हैं, दोस्ती रखते हैं, बातचीत करते हैं। अब हम जानते हैं हमारे पाकिस्तान में जो मेन फीचर आता है वो आते हैं आपके फुप्पो। क्या करती है? एक को आके कुछ बोलती है उसके खिलाफ, इसको आगे कुछ बोलती है इसके खिलाफ। तो पहले वाले को गुस्सा आता है कि वाकई इसने ऐसा किया है, क्योंकि उनकी चाल बड़ी खतरनाक। तो वो दूसरे को जाके एक्शन करता है। हो सकता है कि वो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को स्लैप भी कर, तो एक्शन लिया पहले वाले ने, तो दूसरे वाले को भी गुस्सा आएगा, भाई उसके बाद तुमने मुझे क्यों मारा, तुम तो मेरे दोस्त हो। तो दूसरा वाला भी क्या करेगा, उसके एक्शन में रिएक्शन देगा। क्या करेगा भाई? रिएक्शन देगा। तो न्यूटन ने भी यही कहा था। अब इसको डेली लाइफ से लेके अपने टॉपिक पे चलते हैं। न्यूटन ने कहा था एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ओपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन ने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन लाजमी होता है, लेकिन अगर आपने चमाट मारा वो भी आपको एक चमाट मारेगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, ओपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब है आपने उसे मारा तो उसने आपको मारा, तो डायरेक्शन क्या हो गई? ओपोजिट हो गई। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं, मैंने कहा अगर मैं किसी बॉल को दीवार पे मारता हूं तो जितनी मैंने फोर्स से मारा है मेरे पास बॉल भी उतनी फोर्स से वापस आएगी, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया। बट डायरेक्शन अपोजिट किस तरह हो गई कि हम जानते हैं कि मैंने इस डायरेक्शन में मारा, एक्शन लिया, और डायरेक्शन किस तरह, रिएक्शन किस तरह हुआ? ओपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो हाई आपको समझ में आ गया होगा। इसकी स्टेटमेंट थी एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एग्जांपल भी समझा दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।